Hello everyone, welcome to this amazing platform Intense Focus Academy. So today we will start the topic white blood cell. White blood cell आज हम लोग पढ़ेंगे white blood cells, WBC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं जो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले इसका नंबर बॉडी में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ WBC इन आवर बॉडी, तो बोलना है 4000 टू 11,000 सेल्स पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड हम लोग एक एरिया होता है, पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड लेंगे तो उसमें जो नंबर होगा 4000 से लेके 11000 नंबर होगा। यदि आपको इसका नंबर देखने को ज्यादा मिलता है तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी खांसी जैसे भी होता है उसमें भी WBC बढ़ा देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आपसे कोई CBC रिपोर्ट आप देखें उसमें WBC बढ़ा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं चांसेज ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है। तो क्या बोलता है WBC क्या करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। प्रिवेंट का मतलब होता है और क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। RBC क्या था, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स था। ठीक है, और क्या होता है, WBC व्हाइट है, कलरलेस सेल होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। इरिथ्रोसाइट आपसे पूछ रहे थे तो क्या बोल रहे थे, रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, आल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पहले देख चुके हैं पहले लेक्चर्स में, पर आज फिर थोड़ा शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो ग्रैनुलर और दूसरा ए ग्रैनुलर, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ठीक है, ग्रैनुलर ए ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रैनुलर मतलब दानादार, दाना दाना आपको दिखेगा साइटोप्लाज्म में, तो क्या लिख सकते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दाना की तरह आपको कुछ देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में, उसको बोलेंगे ग्रैनुलर WBC, और दाना की तरह आपको नहीं देखने को मिलेगा उसको ग्रैनुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फर्दर हम लोग ग्रैनुलर को तीन भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं, न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड वन इज द बेसोफिल्स एंड थर्ड इज द इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स को और एक नाम देते हैं एसिडोफिल्स। इसका सिंपल सा आप लोग याद रख सकते हैं, ग्रैनुलर का मतलब एक न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, बेसोफिल्स क्या होगा, बेसिक डाई से स्टेन होगा, एसिडोफिल्स को हम लोग एसिड डाई से स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक ग्रैनुलर में दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ गए। व्हाइट ब्लड सेल्स में इतना हम लोग को देखने को पढ़ने को है। सबसे मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स आपसे पूछा जाए, मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल पूछा जाए, सॉरी मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है न्यूट्रोफिल्स, और सेकंड मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जाए तो बोलना है लिम्फोसाइट। सेकंड मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फर्स्ट मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखना है कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन किसका कितना होता है वो आप एक निमोनिक से या जान सकते हैं। इसका है नेवर लेट मंकी इट विंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी मंकी को बीन्स खाने ना दें, मतलब N से सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, न्यूट्रोफिल्स का, मतलब 65 to 70%। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेट, L से लिम्फोसाइट, ये सबसे ज्यादा होता है, ये सेकंड मोस्ट होता है कॉमन, इसका होता है परसेंटेज 20 to 25%। M से फिर क्या हो गया, मोनोसाइट हो गया, 2 से 8% होता है इसका। ठीक है, उसके बाद इयोसिनोफिल्स होता है 1 से 4%, और बेसोफिल्स का होता है लेस देन 1%। ठीक है,
ये है पूरा क्लासिफिकेशन ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर, ग्रेनुलर्स में आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, आइसोनोफिल्स, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। डाई से डाई, जो डाई यूज होता है स्टेन में, जो स्टेन कर देता है उसके हिसाब से नाम बना है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रेनुलर्स में होता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो न्यूटेरोफिल्स हो गया, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो लिम्फोसाइट हो जाएगा, ठीक है। पिछला हम लोग लेक्चर में पढ़े थे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का आपको बता देते हैं कैसे होता है। ब्लड ग्रुप में हम लोग ना एक स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड रहता है ग्लास स्लाइड, उसमें हम लोग जो दे रहे हैं, डोनर दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ग्लास स्लाइड हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग उसका जो डोनर दे रहे हैं उनका ब्लड हम लोग फिंगर पे प्रिक करते हैं, नीडल से प्रिक करते हैं, एक ऑटोमेटिक नीडल आता है, प्रिक करते हैं, तो उसमें हम लोग उसका सैंपल लेते हैं, 3 सैंपल लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये एक हो गया, और दूसरा कलर एक ये हो गया, ठीक है। 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड हम लोग लेंगे स्लाइड पर, और एक प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन आता है, प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन आता है, प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन आता है, किस चीज का आता है, ए बी, एक डी का आता है, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। सॉरी, एंटी ए और एंटी बी एंटी डी आता है। तो ये जो हम लोग ड्रॉप लिए हैं ब्लड्स का स्लाइड पे, उसको हम लोग ये जो प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन है उसको एक एक करके हम लोग डालते हैं, ए इस पर डालते हैं, बी इस पर डालते हैं, डी इस पर डालते हैं। तो वो क्या बताए थे, एग्लूटिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। तो जिस पर हम लोग डाल दिए, मतलब इस पर डाल दिए, मतलब मानिए कि ए फट गया, इस पर डाले तो ए फट गया और बाकी सब नहीं फटा और वो फट जाएगा, तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पिछला लेक्चर में हम बताए थे ब्लड ग्रुप, तो उसमें कुछ छूट गया था, वो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप मतलब चेक करते हैं हॉस्पिटल में या कहीं भी। तो एक स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड होता है, ग्लास का बना स्लाइड होता है पतला सा, उसमें हम लोग जो डोनर है, देने वाले, जो दे रहा है खून नॉर्मली, उसका हम लोग 3 ड्रॉप लेते हैं ब्लड का, जिसे बना लेते हैं, ये एक ब्लड हो गया, उसी डोनर का, अलग अलग नहीं, उसी डोनर का हम लोग 3 ड्रॉप लेते हैं उस स्लाइड पे, ठीक है। ये 3 ड्रॉप ले लिए स्लाइड पे, और एक प्रीपेयर्ड सॉल्यूशन आता है, पहले से बना हुआ सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है, एंटी ए और एंटी बी एंड एंटी डी, ठीक है। और ये जो तीनों सॉल्यूशन है, एक एक ड्रॉप हम लोग इस पे डालते हैं, मतलब इस पे डाले ये वाला एक एक ड्रॉप, तो क्या हो, देखिएगा आप लोग की थोड़ा देर बाद उसको ऐसे आप लोग घुमाइएगा, ये मिलाइएगा, तो उसमें ना आप लोग को देखने को मिलेगा क्लम्प। क्लम्प मतलब क्या हो गया, फटना, मतलब जिससे होता है क्लम्पिंग देखने को मिलता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज एग्लूटिनेशन। तो जो फट गया मतलब जो क्लम्प कर गया, जो क्लम्प कर गया वही ब्लड ग्रुप हो गया। जैसे कि एक क्लम्प कर गया, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल रहा है थोड़ी देर बाद, तो इसका क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन, उसके सरफेस होता है, उस जो सरफेस है आरबीसी, उसके उस पे क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। और हम लोगों ने क्या डाला, एंटी ए डाले, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए क्लम्प देखने को मिलेगा। यदि इसमें क्लम्प देखने को मिलेगा तो बी हो जाएगा। और ये आपको जो क्लम्प देखने को मिलेगा ये डी होता है, बताए थे एंटी डी होता है, आरएच मतलब उसमें हम लोग डी एंटीजन को देखते हैं, तो ये देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ऐसे ही बी क्लम्प किया है तो बी पॉजिटिव लिखेंगे, और नहीं क्लम्प किया है डी तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग प्रोसीजर है ये फॉलो करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे देखते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट खींचना खींचिए। चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं एक एक करके डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को। पहला क्या था, न्यूट्रोफिल्स, इट इज द टाइप ऑफ ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो इसका साइज होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर, ठीक है, साइज 10 से 14 माइक्रोमीटर। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब सर्कुलेशन में इसका लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 5 दिन तक होता है, 2 to 5 डेज। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो फाइन सैंड लाइक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फाइन सैंड लाइक, एक आप लोग सुने बालू होता है, एक मोटा बालू होता है, एक पतला बालू होता है। तो फाइन सैंड मतलब क्या होता है, पतला बालू जैसा आपको ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। और किस में देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स में देखने को मिलेगा। इसका देखिए आप लोग जब कल्चर करेंगे, स्टेन करेंगे, हम लोग ब्लड को लेके स्टेन करते हैं, तो इसमें हम लोग को ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। उसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, और लोब क्या होता है, लोब आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। ये 1 2 3 जैसे आप लोग को बनाया ना मोटा मोटा, ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखिएगा न्यूट्रोफिल्स का, तब इसमें देखिए मिलेगा मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और कितना लोब होगा, 1 से 6 लोब प्रेजेंट होगा, 1 to 6 लोब प्रेजेंट होगा।
ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारे बॉडी में पहले सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको सबसे पहले उसको कौन इन्वेड करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। न्यूट्रोफिल्स उसका पीछा करता है और उसको जो फर्दर प्रोसेस है इम्यूनिटी का उसको रेगुलेट करता है। तो इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन हुआ, न्यूट्रोफिल्स। यदि हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो इन्वेड करेगा वो न्यूट्रोफिल्स होता है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स के बाद कौन आएगा, मोनोसाइट आएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का एक आप लोग पढ़ते होंगे इम्यूनिटी में कौन, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, वो उसमें बहुत सारा शेप चेंज होता है, शेप चेंज करके वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, बाद में उसको हम लोग देखेंगे। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज को रिलीज करता है, फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज को रिलीज करता है। और क्या करता है, फीवर काउज करता है, फीवर काउज करता है। जैसे हम लोग के बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होता है तब देखते हो सबसे पहला कॉमन सिम्टम क्या है कि फीवर आ जाता है। कोई अच्छा मतलब ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें हम लोग को बॉडी में देखने को मिलता है कि फीवर आ गया है। अब उससे हम लोग को पता लगा सकते हैं कि कुछ बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले क्या देते हैं, उसको कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं फीवर के केस में। तो जो फीवर आ रहा है वो न्यूट्रोफिल्स के कारण ही आता है। ठीक है, यह फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को रिलीज करता है और फीवर काउज करता है। ठीक है, आ जाइए इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स का दूसरा नाम क्या होता है, एसिडोफिल्स। ये क्या, इसका भी साइज जितना भी एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी है, नहीं ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी है, उसका साइज 10 से 14 माइक्रोमीटर है। लाइफ स्पैन इसका 7 से 12 दिन है। और न्यूट्रोफिल्स का कितना था, 2 से 5 दिन। और इस्नोफिल्स का लाइफ स्पैन 7 to 12 डेज। और इसका न्यूक्लियस जो होता है बाइलोब न्यूक्लियस होगा। बाइलोब मतलब 2 लोब देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का। ठीक है, और इसका जो मेन बात है ये क्या करता है, इट वर्क्स अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। यदि हमारे बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन है, सर्दी खांसी या मतलब किसी पोलन से किसी को एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, तो जो बदले में उसको रिएक्शन देखने को मिलता है वो इस्नोफिल्स के कारण ही देखने को मिलता है। इस्नोफिल्स रिलीज होता है और वो एलर्जिक रिएक्शन के प्रति अपना रिएक्शन शो करता है। और किसके, पैरालिटिक इन्फेक्शन में शो करेगा। पैरालिटिक इन्फेक्शन क्या होता है, पोलियो टाइपलेस, जिसमें कि लिम्स का जो रिफ्लेक्स है वो कम जाता है। पैरालिटिक इन्फेक्शन में हम लोग को इस्नोफिल्स बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और लास्ट वन क्या है, हेलमेंथिक इन्फेक्शन। हेलमेंथिक मतलब क्या होता है, बर्म। बर्म मतलब कोई कीड़ा हो गया हो बॉडी में, या पैरासाइट बोलते हैं, बर्म या पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक है, पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक है, तो बॉडी में यदि बर्म हो गया हो तो उसमें क्या, वो इस्नोफिल्स हम लोग को सीबीसी रिपोर्ट में बढ़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, हर सीबीसी में तो आप लोग को डिफरेंशियल नहीं रहता है पर ग्रेनुलर रहता है। ग्रेनुलर जब बढ़ा रहेगा, जीआर करके इसका परसेंटेज होता है सीबीसी रिपोर्ट में बढ़ा है, तो उसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसको इस्नोफिलिया, जहां भी आपको इस्नोफिलिया देखने को मिल रहा है तो उसमें आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसको एलर्जी कोई है, या पैरालिटिक इन्फेक्शन, या बर्म हो गया है बॉडी में, हेलमेंथिक इन्फेक्शन है। इसीलिए इस्नोफिलिया जिनको बढ़ा रहता है उसमें हम लोग के लिए मैनेजमेंट के लिए क्या देते हैं, कोई एंटीबर्म मेडिसिन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस्नोफिल्स का आप लोग समझिए ये किसके वर्क अगेंस्ट करता है, एलर्जिक रिएक्शन, पैरालिटिक इन्फेक्शन एंड हेलमेंथिक इन्फेक्शन। फिर आगे चलते हैं, ये भी ग्रेनुलर का पार्ट है, बेसोफिल्स। इसका भी साइज 10 to 14 माइक्रोमीटर है। इसका लाइफ स्पैन 12 से 15 दिन है। तो आपसे पूछे कि ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका है, तो इसका है, बेसोफिल्स का। ठीक है, इसका बाइलोब न्यूक्लियस होता है। बाइलोब न्यूक्लियस कहने का मतलब ऐसा आपको देखने को मिलेगा, 2 लोब देखने को मिलेगा। और इसमें क्या बोले थे, ग्रेनुलर में हम लोग को ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करता है, बेसोफिल्स एक्टिवेट्स मास्ट सेल एंड रिलीज हिस्टामिन। बेसोफिल जो है वह मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है, और मास्ट सेल का क्या काम है, हिस्टामिन को रिलीज करना। हिस्टामिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। ये एलर्जिक रिएक्शन में शो करता है। जब हम लोग एलर्जिक रिएक्शन ही करेगा बेसोफिल्स, और क्या करता है रिलीज, जब एलर्जिक रिएक्शन होगा उसमें हम लोग को बॉडी में निकलता है ब्रैडिकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन एंड हिपेरिन। ठीक है, ब्रैडिकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन एंड हिपेरिन इज रिलीज्ड बाय बेसोफिल्स। हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, बेसोफिल्स का इतना ही काम है। आगे हम लोग बढ़ेंगे मोनोसाइट में। मोनोसाइट का साइज कितना है, ये किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का, ए ग्रेनुलर। इसमें कोई हम लोग को ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में देखने को नहीं मिलता है। इसका जो साइज है 10 से 18 माइक्रोमीटर है, 10 से 18 माइक्रोमीटर है। मतलब कि ये हम लोग कंपेरेटिव बोला जाए ए ग्रेनुलर से तो ये मोनोसाइट इसका साइज बड़ा है। इसका लाइफ स्पैन सेम किसके तरह है, न्यूट्रोफिल्स की तरह है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब बॉडी में ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन एक्ट कर रहा था,
न्यूट्रोफिल्स एक्ट कर रहा था, मोनोसाइट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है। मेन फंक्शन इसका क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई फॉरेन सेल है उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है। आपको एक बात बताएं, कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू यदि आप लोग नहीं देखे तो लेक्चर देखिए, उसमें मोनोसाइट जो होता है सर्कुलेशन में बोलते हैं हम लोग मोनोसाइट। ठीक है। बोन मैरो में बनता है डब्ल्यूबीसी, वहां से सर्कुलेशन में आता है डिफरेंशियल, तो मोनोसाइट हम लोग सर्कुलेशन में है तब बोल रहे हैं। यदि वो कनेक्टिव टिश्यू में चला जाए, कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, सब ब्रेन, स्किन, लिवर, किडनी, लंग, ये सब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा बॉडी जो है सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाने वाला बॉडी में, अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो ये सब किस जो ये ऑर्गन है वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू इन लोगों को सपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑर्गन्स में। तो मोनोसाइट जब कनेक्टिव टिश्यू में चल जाए, कनेक्टिव टिश्यू में चल जाए तो उसको क्या नाम देते हैं, मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज नाम देते हैं। क्लियर है। तो ये जो मोनोसाइट है जो चल जाते हैं ऑर्गन्स में, उन मैक्रोफेज नाम देते हैं, और उन मैक्रोफेज का स्पेशल नाम होता है कुछ कुछ। ठीक है। तो ब्रेन में क्या होगा, पढ़ते हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लिया होता है, माइक्रोग्लिया होगा जो कि फॉरेन सेल्स को इनगल्फ करने का काम करता है। ठीक है। फैगोसाइटोस करने का काम करता है। ठीक है। स्किन में कौन सा होता है, लैंगर-हैंस सेल्स होता है, लैंगर-हैंस सेल्स होता है स्किन में। लिवर में क्या होता है, सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल, कुफर सेल्स होता है। किडनी में क्या होता है, मेजेन-गियल सेल्स होता है, मेजेन-गियल सेल्स। लंग में क्या होता है, डस्ट सेल्स। और बोन में क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉइंग सेल्स, तो सीधा बात है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। और मोनोसाइट में बच गया इसका डायग्राम, ऐसा इसमें कुछ डायग्राम ऐसा देखने को आपको मिलता है। न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसका जो न्यूक्लियस होगा आप लोग देखेंगे कि हॉर्स शू शेप्ड होता है। हॉर्स शू शेप्ड मतलब समझ रहे हैं कि जो घोड़ा होता है उसका पैर देखे उसके नीचे नाल लगाया जाता है ऐसे करके, तो जब उठाते उसमें देखिएगा एक ऐसा कलर का ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, वो क्या बोलते हैं, हॉर्स शू शेप्ड। इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स शू शेप्ड मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस बोलेंगे, मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब्ड होता है, एक लोब नहीं होता, बहुत सारे लोब होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें कैसे देखने को साइटोप्लाज्म मिलता है, इसमें तो एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी का टाइप है मोनोसाइट, तो इसमें हम लोग को ग्रेनुल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है, इनको स्क्रीनशॉट खींचना खींचिए। ठीक है। अगला है हम लोग का लिम्फोसाइट। ये किसका पार्ट है, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी का। ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है, 7 से 12 माइक्रोमीटर, मतलब ये मोनोसाइट से छोटा होता है। ठीक है। लाइफ स्पैन इसका हाफ से मतलब एक दिन का होता है, बोल सकते हैं हाफ से 1 डे तक। ठीक है, लाइफ स्पैन। और क्या बताए थे, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट ही होता है। ठीक है। और फर्दर इसके 2 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप पता होगा, फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है। रेड बोन मैरो। जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, मैच्योर बन तो जाता है रेड बोन मैरो में, मगर मैच्योर थोड़ा इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो इसका जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है पता है, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। रेड बोन मैरो में बना और मैच्योरेशन इसका बोन मैरो में ही होता है। और टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट बना रेड बोन मैरो में, सर्कुलेशन में जाता है, उसका सर्कुलेशन होकर कहां जाता है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। पर आप लोग थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे साइज में छोटा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है पीपल्स का, मतलब बॉडी का, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है बॉडी का, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड छोटा होते जाता है। तो क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट बना रेड बोन मैरो में और इसका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड से फिर कहाँ आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा टी लिम्फोसाइट। ठीक है। पढ़ते आ रहे, टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे टी हेल्पर, टी किलर। टी हेल्पर क्या करता है, टी हेल्पर कोई फॉरेन बॉडी आया, फॉरेन सेल्स आया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको पहचानता है टी हेल्पर, और टी हेल्पर क्या करता है, टी हेल्पर फिर फर्दर एक्टिवेट करता है टी किलर एंड बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। बी लिम्फोसाइट किसको क्या बोलते हैं,
बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिवेट कहां से हो रहा है, प्लाज्मा प्लस लिम्फ, प्लाज्मा प्लस लिम्फ में होता है बी लिम्फोसाइट। क्या किससे किस होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ठीक है। बी लिम्फोसाइट इज आल्सो नोन एज ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड टी लिम्फोसाइट इज आल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेल के द्वारा मीडिएटेड हो रहा है, उसके ऊपर जैसे सेल है उसके ऊपर कुछ CD4 है, ये जो प्रोटीन बना है CD4 है, कहीं CD8 है, ठीक है, CD8 है, तो ये पहचानता है, फॉरेन सेल्स को पहचानता है और उसके बाद एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है उसमें। और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर रहा है, मीडिएट किससे हो रहा है, प्लाज्मा प्लस लिम्फ से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। टी लिम्फोसाइट का और कुछ पार्ट है और कुछ टाइप्स है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट तो कितना चीज होता है टी लिम्फोसाइट में, टी किलर होता है, टी हेल्पर होता है, और क्या होता है, टी सप्रेसर होता है, सप्रेस करता है, और मेमोरी होता है, टी मेमोरी। याद रखना, किलर, हेल्पर, सप्रेसर एंड मेमोरी। टी किलर पे क्या रहता है, टी किलर CD4 रहता है, टी किलर पे क्या रहता है CD8 और टी हेल्पर पे CD4। थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया, CD8 या CD4, या आप कंफर्म है टी हेल्पर पे CD4 रहता है और टी किलर पे CD8 रहता है। इसका मतलब कहने का मतलब है जो प्रोटीन है ये CD4 या CD8 रहेगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है 1:2 रेशियो होता है, नॉर्मल जो होता है रेशियो 1:2 होता है। रेशियो टी किलर एंड टी हेल्पर जो नॉर्मली बॉडी में रेशियो जो होता है 1:2 होता है। यदि 2 टी हेल्पर है तो उसके रेशियो में टी 1 किलर होगा, टी किलर सेल कितना होगा 1, ठीक है। तो मतलब इसे क्या 500 से 800 सेल्स हम लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड, और इसमें कितना देखने को मिलेगा 500 से डबल है तो 1600 लिखते हैं, 1600 सेल्स पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि HIV में क्या होता है, इन HIV रेशियो ऑफ टी किलर एंड टी हेल्पर। तो पढ़ते आ रहे हैं जब HIV के केस में सबसे पहले किसको अटैक करता है, टी हेल्पर को अटैक करता है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, 1 हो जाएगा, और टी किलर 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाली बात है कि टी किलर टी हेल्पर में किसका रेशियो कम हो जाएगा, तो टी हेल्पर ज्यादा रहता है नॉर्मली बॉडी में, इन HIV जो टी किलर है उसका बढ़ जाएगा रेशियो और टी किलर कम जाएगा, क्योंकि जो HIV होता है वायरस होता है वो अटैक करता है टी हेल्पर पे, टी हेल्पर पे ही अटैक करेगा, तो फर्दर इम्यूनिटी इसको बी लिम्फोसाइट को अटैक ही नहीं कर, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट ही नहीं करेगा, तो क्या होगा धीरे धीरे और इन्फेक्शन बढ़ते चल जाता है, ठीक है। अब आगे बात है टी सप्रेसर का क्या काम है। टी सप्रेसर का काम क्या है कि ये जो टी किलर है और टी हेल्पर है CD4 है CD8 है उसको एक्टिविटी को रोकना, मतलब जब इन्फेक्शन एक बॉडी नॉर्मल में आ गया, मतलब बॉडी ठीक हो रहा है, तो उसको उसका जो एक्टिविटी है उसको रोकने का काम करता है टी सप्रेसर। तो क्या लिख सकते हैं, सप्रेसेज द एक्टिविटी ऑफ CD4 एंड CD8, ठीक है। लास्ट क्या मेमोरी, ये मेमोरी बना लेता है, तो क्या बोल सकते हैं, टी मेमोरी फॉर्म अ कॉपी ऑफ एंटीबॉडी या कॉपी बनाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है जब कोई बॉडी में नया एंटीजन आता है, जो बोल रहे फॉरेन एंटीजन है, एक तरह का न्यूली एंटीजन है जो बॉडी हम लोग का रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना उसी को क्या करता है, ये कॉपी बना के रखता है कि अगला बार जब वही इन्फेक्शन सेम आए तो बॉडी को टाइम नहीं लगे उसको खत्म करने में, तो वो उसको मेमोरी बना के रखता है। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्म में कॉपी ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बना रहा है, प्रीवियसली एक्सपोज्ड एंटीजन, एंटीजन ही था जो नया था बॉडी के लिए, उसी को अटैक कर रहा है, उसी को वो मार रहा है, उसी का एक एंटीबॉडी कॉपी बना लेता है और वो एक मेमोरी की तरह रखता है, मेमोरी सेल की तरह रखता है टी मेमोरी, ठीक है। लिम्फोसाइट में हम लोग को इतना ही देखना है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, क्यूरी हो, उसको कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। थैंक यू।